नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर देवराज गुलेरिया और यशपाल अग्रवाल ये दोनों ही बात कर रहे थे। तो अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया कहते हैं कि हाँ हो गया है वो काम, और इस बार अनिका गुलेरिया और वो नया किंग तो क्या खुद हमारी महारानी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगी। वैसे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? इस बात पर यशपाल अग्रवाल कहते हैं इस बार भी हमें एक खेल खेलना होगा, तुम्हें अनिका गुलेरिया के साथ और मुझे आयशा के साथ। और वैसे भी मैं कहता हूँ ना कि जो काम नफरत नहीं कर सकती है वो प्यार कर देता है। ये सुनते ही अब देवराज गुलेरिया अब अपनी ही सोच में चले गए और वो अब अपने मन में सोचते हैं, लगता है कि मुझे अब वही खेल अब फिर से खेलना होगा जो मैंने राजीव के साथ खेला था। एक तरफ जहाँ पर देवराज गुलेरिया अब यही सब सोच रहे थे तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर भीमेश्वरी गांव में यहाँ पर अनिका जो कि अभी भी वहीं पर उन स्टेयर पर ही बैठी हुई थी और इधर रोहित भी यहाँ पर उसके साथ ही बैठा हुआ था। ये दोनों एक साथ अब एक काफी लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले थे। मानो यहाँ पर जो वो इतने 6 महीने से एक दूसरे को जो याद कर रहे थे, जो एक दूसरे से अलग अलग रह रहे थे, आज वो सारी की सारी दूरियां मानो मिट गई हो। उस शिव मंदिर में भी यहाँ पर अनिका और रोहित दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे की बाहों में थे, सारे के सारे गिले शिकवों को मिटाते हुए। हालांकि अनिका के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन फिर भी अब वो यहाँ पर रोहित की बाहों में थी। इधर रोहित अब अनिका से कहता है, अनिका क्या तुम मुझसे नाराज हो? रोहित की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अनिका कुछ पल के लिए तो कोई भी जवाब नहीं देती, अब अनिका की इस चुप्पी को समझकर अब रोहित समझने गया था कि हाँ अनिका उससे नाराज है। लेकिन इससे पहले रोहित उससे कुछ और कहता कि तभी अब अनिका कुछ देर की खामोशी के बाद कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है मिस्टर मारवा आपको मेरे नाराज़ होने से? अगर मैं आपसे नाराज़ भी हूँ तो आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए मिस्टर मारवा, क्योंकि मेरा नाराज़ होना किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखता। और अगर मैं सच कहूँ तो वैसे भी काफ़ी वक्त से अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों ऐसे ही ठीक हैं। हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों में उलझकर हम सब कुछ भूल गए हैं। अरे हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों के आगे ये भी भूल गए हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं। एक पत्नी जिसे अपने पति के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, और एक पति उसको भी अपनी पत्नी से कोई भी बात नहीं छिपानी चाहिए। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि हम एक ऐसे जंजाल में फंस चुके हैं जहाँ पर हम एक दूसरे के प्रति जितने लॉयल होने चाहिए वो शायद उतने हो भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं मिस्टर मारवा जो आप मुझसे छुपाए हुए हैं। इवन आपने ये भी छुपाए रखा कि आपकी याददाश्त गई ही नहीं है। भले ही मैं मानती हूँ कि उसका रीज़न चाहे कुछ भी क्यों ना हो, भले ही आपने हम सब की सिक्योरिटी देखकर ये सब किया हो, लेकिन फिर भी मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए था। पता है मिस्टर मारवा, हमारे रिश्ते में वो प्यार कहीं खो सा गया है जो प्यार हमारे रिश्ते की शुरुआत में था। इवन उस समय ऐसा नहीं था कि हमारे पास काम कम था या हमारी जिम्मेदारियां कम थी, क्योंकि उस समय भी हमारे पास हमारे काम की जिम्मेदारियां इतनी ही थी मिस्टर मारवा। उस समय भी हमारे दुश्मन बहुत थे और अब भी बहुत है। लेकिन सच कहूँ तो इस बार अब ऐसा लग रहा है जैसे जो प्यार हम दोनों के बीच में पहले था वो शायद अब नहीं है। अनिका यहाँ पर ऐसी बातें कर रही थी जिसे सुनकर साफ साफ पता चल रहा था कि अनिका सच में अपने रिश्ते को लेकर कितनी इमोशनल हो गई थी। इधर अनिका की बातों को सुनकर रोहित का भी यही हाल था। लेकिन अब यहाँ पर अनिका की बात पर अब रोहित अनिका को बड़े ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था अनिका की इन बातों से। लेकिन वो ये भी समझ रहा था कि अनिका जो कह रही है वो सच ही तो कह रही है, क्योंकि अनिका ने सच में पिछले 6 महीने में न जाने कितना क्या कुछ सहा होगा, और वो बस इसलिए उसे ही एक सासू से ही देख रहा था। इधर अनिका जो कि अभी अपने सिर को रोहित के कंधे से हटाकर अब कहती है,
मिस्टर मारवा, ये सब छोड़िए, क्योंकि ये बातें ऐसी है कि इन्हें मैं जितना कहूँगी उतना उतना ये ख़त्म ही नहीं होगी। ये हमारे दिल की कुछ बातें हैं जो हम जितना कहते हैं वो ये कभी ख़त्म नहीं होती। ये गिले शिकवे कभी ख़त्म नहीं हो पाएंगे। इसलिए अभी इन सबको विराम दीजिए और पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने नानी माँ को कब देखा। ये तो आप भी जानते हैं ना मिस्टर मारवा कि मैं नानी माँ को ढूंढने के लिए ही पेरिस में गई थी। उनसे जुड़ी हुई हर जानकारी के लिए मैं पेरिस में गई थी। इवन मुझे उस समय ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा है। लेकिन आपको ये सब कब पता चला? अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, तुमने उन्हें देखा था अनिका, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मेरी टेंशन में तुमने उन्हें नोटिस ही नहीं किया। इवन तुमने भी उन्हें एक बार पहले भी देखा था। इस बात पर अब अनिका यहाँ पर कुछ देर तक सोचने लगती है, क्योंकि जैसे ही रोहित ने ये कहा तो अब अनिका सोचती है कि आखिर कब ना उसकी नानी माँ उसकी आंखों के सामने आई और कब उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। अब कुछ देर तक सोचने के बाद अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, लेकिन अब मुझे ये भी पता चल गया है कि आखिर कौन है असली सर्जी। जैसे ही अनिका ने ये सर्जी का जिक्र किया तो अब यहाँ पर ये सुनते ही अब रोहित हैरानी से बस अनिका को ही देख रहा था कि क्या सच में अनिका सर्जी तक पहुँच गई है। क्या अनिका को सर्जी के बारे में पता चल गया है? क्योंकि ये सब लोग अभी इसी चीज़ के बारे में जानना चाहते थे कि आखिर सर्जी कौन है जो यहाँ पर इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे थे और साथ के साथ वो यहाँ पर ह्यूमन के लिए इतने खतरनाक थे। इधर ये सुनते ही रोहित हैरानी से अनिका को देख रहा था और अब वो अपनी जगह से उठकर अब वो यहाँ पर कुछ कदम दूर जाता है तो इधर अब यहाँ पर अनिका अब अपनी जगह से खड़ी होती है और वो अब अपनी पॉकेट से एक पेपर को निकालती है। ये वही पेपर था जिसमें अनिका वो स्केच बनाकर लेकर आई थी। इस पेपर को निकाल कर अब अनिका रोहित की तरफ उसे बढ़ाते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, ये लीजिए और अब आप खुद ब खुद ही देख लीजिए। और हाँ, सबसे पहले ये बात, जब आप इस पेपर को खोल कर देखेंगे तो जो भी चेहरा आपके सामने आएगा, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? इधर ये सुनते ही रोहित ने जैसे ही अब अनिका की तरफ मुड़ता है तो अब वो अनिका के हाथ से उस पेपर को लेता है और अब वो बड़ी ही जल्दी से उस पेपर को खोलता है। रोहित ने जैसे ही उस पेपर को खोला तो जो स्केच यहाँ पर रोहित के सामने आता है उसे देखकर तो अब रोहित को भी सच में यही लगता है कि उसने कहीं ना कहीं तो इस शख्स को देखा है। अब कुछ देर तक सोचने के बाद अब रोहित बड़ी बड़ी आंखों से बस अनिका को ही देख रहा था। मानो रोहित को भी अब शायद इसके बारे में कुछ पता चल गया हो। तो वहीं अब रोहित जैसे ही अनिका की तरफ देखता है तो अब यहाँ पर अनिका भी समझ जाती है कि आखिर रोहित क्या कहना चाहता है। इसलिए अब अनिका कहती है, सर जी कोई एक शख्स नहीं है मिस्टर मारवा, वो दो लोग हैं। या मैं ये कहूँ कि या मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि सर जी का दिमाग किसी और का है और जो हमारे सामने है या फिर जो ये सारा काम करते हैं वो कोई और हैं। क्योंकि ये कोई एक ही शख्स तो नहीं है, इतना तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ। अनिका की इस बात को सुनने के बाद रोहित मारवा बस अब यहाँ पर अनिका की तरफ हैरानी से देखते हैं। कुछ पल ऐसे ही देखने के बाद अब यहाँ पर रोहित फिर से कहता है, लेकिन एक बात बताओ अनिका, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो कि ये दोनों दो अलग अलग आदमी हैं? अब यहाँ पर रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, आपने इस शख्स को तो पहचान ही लिया होगा ना, जिसका स्केच मैंने अभी आपको दिखाया है। अब यहाँ पर ये अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित फिर से अब उस स्केच की तरफ देखता है, उस चेहरे की तरफ देखता है। तो इससे पहले रोहित कुछ भी कहता कि तभी अब अनिका कहती है, वो चैंपियनशिप अरीना में वो बूढ़े आदमी याद है ना मिस्टर मारवा? अब यहाँ पर अनिका रोहित को अभी उसी चैंपियनशिप के बारे में बताती है जब अनिका और रोहित वहाँ पर उसी चैंपियनशिप में गए थे, जब उन्हें पता चल गया था कि रिया रोहित की बेटी है। और उस समय एक बार वो रोहित को लेकर जब वहाँ पर उस चैंपियनशिप में गया था जहाँ पर अनिका दीदी बनकर वहाँ पर फाइट करने के लिए गई थी, क्योंकि उस समय किसी को भी नहीं पता था कि ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी कौन है। और उस समय क्योंकि अनिका वहाँ पर बूढ़े बाबा को ढूंढ रही थी, इसलिए वहाँ पर अनिका अब उन सब बातों को याद दिलाते हुए कहती
देती है और जहाँ पर अनिका, रोहित और साथ में इंस्पेक्टर अब्बास, इन तीनों ने यहाँ पर एक फाइट जीती थी। तो अब यहाँ पर अब अनिका कहती है, आपको याद है वो बूढ़ा आदमी जो फाइट करने की जिद कर रहा था, जिसने उस समय पर एक फेदर वाला मास्क पहना हुआ था? याद आया मिस्टर मारवा? अब अनिका की इन बातों को सुनकर अब रोहित भी वो सब कुछ याद करने की कोशिश करता है और इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ अनिका, मुझे अब याद आया, मुझे अच्छी तरह से याद है। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वो खुद ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी को देखने के लिए आए थे, क्योंकि जिस तरह से वो जिद लगा रहे थे उससे तो साफ साफ पता चल रहा था। सच में अनिका, मुझे याद आ रहा है। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ कह सकते हैं मिस्टर मारवा कि वो ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी को देखने के लिए आया था। मैं उस वक्त बूढ़े बाबा के बारे में ही पता लगाने में बिजी हो गई थी, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों के पीछे ध्यान ही नहीं दिया। ये कहते हुए ही अनिका अब अपनी फिर से गहरी सोच में चली जाती है। इधर यहाँ पर अनिका को इस तरह से गहरी सोच में जाता हुआ देखकर अब रोहित भी कुछ उन्हीं लम्हों में चला जाता है। तो इधर यहाँ पर पेरिस में कैलाश अधिकारी के पैलेस में यहाँ पर श्रेया और आकाश दोनों ही अपने कमरे में थे। आज यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ बहसबाजी शुरू होने लगती है, क्योंकि काफ़ी वक्त से श्रेया और आकाश यहाँ पर एक ही जगह पर रह रहे थे। जहाँ एक तरफ अब आकाश गुलेरिया कहता है, देखो श्रेया, मुझे अब अपने घर गुलेरिया हाउस जाना है। मैं काफ़ी वक्त से यहाँ पर हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि मुझे यहाँ पर कब तक रहना है। अगर यहाँ पर एक टाइम पीरियड पहले से ही निश्चित हो तो फिर तो मैं उतने समय तक रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे अनिश्चित समय के लिए अब मैं और यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ। मैं पहले ही पिछले 6-7 महीनों से यहाँ पर हूँ और अब मेरे लिए यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसलिए अब मैं यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनूंगा और अब मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ। आकाश की ये बात सुनते ही यहाँ पर श्रेया आकाश को समझाने की कोशिश करती है और कहती है, देखो आकाश, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बात तुम भी जानते हो। हमें यहाँ पर इस तरह से रहने के लिए हमें हमारे बड़ों ने कहा है। तो जो हमें यहाँ पर रहने के लिए कहा गया है तो जरूर कोई ना कोई तो वजह ही होगी जिसकी वजह से हम यहाँ पर रह रहे हैं, और हो ना हो जरूर ये हमारी सेफ्टी को ध्यान में रखकर ही ये सब डिसीजन लिया गया होगा। श्रेया की ये बात सुनते ही अब आकाश गुलेरिया कहता है, देखो श्रेया, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ, अब मैं इससे ज़्यादा और यहाँ पर नहीं रुक सकता। और देखो, अगर तुम्हें नहीं चलना तो मुझे उससे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें अगर यहाँ पर रहना है तो रहो, क्योंकि ये तुम्हारे पापा का घर है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बस अब अपने घर जा रहा हूँ। मैं भी यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो तुम भी जानती हो ना श्रेया कि मैं कभी भी अपनी लाइफ में एक भी दिन खाली नहीं बैठ सकता। और यहाँ पर आने के बाद तो ये देखो, मैं कितने समय से ऐसे ही खाली बैठा हुआ हूँ। वहाँ पर मेरा बिजनेस, मेरा काम, वो सब कुछ मुझे संभालना है। भला ऐसे ना जाने कितने ही अनिश्चित समय तक मैं अपने काम को छोड़ सकता हूँ। और सच बात तो ये है श्रेया, मैं यहाँ पर बोर होता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आकाश की इस बातों को सुनकर अब श्रेया कहती है, आई कैन अंडरस्टैंड आकाश कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन प्लीज़ मैं तुम्हें जो कहना चाह रही हूँ उसे भी तो समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ नॉट सेफ फॉर अस। यहाँ पर श्रेया ये कह रही थी, तो अब इन दोनों के बीच की बहस बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि ना तो आकाश अब श्रेया की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, और अब श्रेया भी अब बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जब तक उन्हें खुद बुलाया नहीं जाता तब तक श्रेया और आकाश दोनों यहाँ पर यहाँ से अपने बच्चों के साथ जाए, क्योंकि श्रेया किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इन दोनों की बहस बढ़ ही रही थी कि तभी इन दोनों के रूम का दरवाज़ा अब नॉक होने लगता है। जैसे ही दरवाजे का नॉक होने की आवाज़ आती है तो अब यहाँ पर श्रेया आकाश को ज़्यादा कुछ न कहते हुए सीधा ही दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है उसे खोलने के लिए। इधर जैसे ही श्रेया दरवाजे तक पहुँचती है तो वो दरवाजे को खोल देती है। श्रेया ने जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे को खोला तो सामने अपने पापा कैलाश अधिकारी को देखकर अब श्रेया कहती है, पापा आप यहाँ पर, सब ठीक तो है ना? इधर श्रेया की इस बात को सुनकर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं
क्या क्या बात है बेटा, इतनी जोर जोर से कौन सी बहस हो रही है तुम दोनों के बीच में? क्योंकि जब यहाँ पर आकाश और श्रेया के बीच में बहसबाजी हो रही थी तो इनकी आवाज़ यहाँ पर कमरे से बाहर दूर तक जा रही थी। जो बातें खुद कैलाश अधिकारी ने भी सुन ली थी। हालांकि वो बिल्कुल भी इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहते थे। वो जानते थे कि ये एक पति पत्नी का मामला है, लेकिन जब इनकी बहस ज़्यादा ही बढ़ गई तब ना चाहते हुए कैलाश अधिकारी को यहाँ पर आना पड़ा और वो भी यहाँ पर पूछते हैं और वो साथ के साथ कहते हैं, तुम दोनों की बहसबाजी इतनी ज़्यादा हो रही है कि सच कहूँ बेटा, बाहर तक आवाज़ आ रही थी। वो क्या है ना कि मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन बाहर बच्चे भी हैं तो इसका बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि मैं मानता हूँ कि यार वो भी छोटा है, लेकिन पिंकी तो अभी सब कुछ समझती है ना, इसलिए मुझे यहाँ पर ना चाहते हुए भी आना पड़ा। वैसे मैंने पिंकी को आरव के साथ खेलने के लिए उसके रूम में भेज दिया है। अब अपने पापा की ये बात सुनते ही अब श्रेया कहती है, थैंक यू पापा कि आपने बच्चों को वहाँ से भेज दिया। आप ऐसा कीजिए, आप अंदर आइए ना पापा, अंदर आकर बात करते हैं। इधर श्रेया की ये बात सुनते ही अब कैलाश अधिकारी भी कहते हैं, ठीक है बेटा। और अब वो यहाँ पर इन दोनों के कमरे के अंदर आ जाते हैं। कैलाश अधिकारी इधर जैसे ही दरवाजे के अंदर आते हैं तो वो भी इधर यहाँ पर श्रेया सबसे पहले तो दरवाजे को बंद कर देती है ताकि इनके बीच में हो रही बातें अब यहाँ पर बच्चों तक ना पहुँचे। तो अब यहाँ पर जैसे ही वो दरवाजे को बंद करके इधर आती है तो इधर कैलाश अधिकारी भी आकाश की तरफ बढ़ जाते हैं और अब आकाश के पास जाकर कहते हैं, क्या हुआ है आकाश, क्या तुम्हें यहाँ पर रहने में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ बेटा, मैं हर परेशानी को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। इधर कैलाश की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर आकाश गुलेरिया कहता है, नहीं पापा, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। इवन मुझे यहाँ पर कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं कभी खाली नहीं बैठा हूँ। मैंने हमेशा से ही अपने बिजनेस को, अपने काम को, गुलेरिया परिवार को संभाला है। तो क्योंकि मुझे खाली बैठने की आदत नहीं है, इसलिए अब मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं इतने वक्त से यहाँ पर खाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रहते अब इरिटेट हो रहा हूँ। अब मेरा यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। आकाश की इस बातों को सुनने के बाद अब यहाँ पर कैलाश अधिकारी कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ बेटा कि तुम्हारे अंदर कौन सा तूफान चल रहा है, लेकिन बेटा अभी भी मैं बस तुम्हें यही कहूँगा कि प्लीज़ समझने की कोशिश करो। वो क्या है ना कि आपका इस तरह से बाहर जाना अभी बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इसलिए ही रखा गया है ताकि आप यहाँ पर पूरी तरह से सेफ रहें। क्योंकि अगर दुश्मन बाहर ताक लगा कर बैठे हुए हैं। जैसे ही दुश्मनों को तुम्हारे और रानी साहिबा के जिंदा होने का अगर सच पता चला तो वो लोग फिर से तुम्हें किडनैप करेंगे, और हाँ, ना जाने उसके बाद क्या कुछ हो सकता है। दुश्मनों की सारी मंशा को जानते हुए ही इसलिए शायद करण गुलेरिया ने तुम्हारा यहाँ पर रहने का डिसीजन लिया है। इसलिए जब तक वो मुझे इन्फॉर्म नहीं कर देते, सॉरी बेटा, मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता। और एक बात कहूँ तो हाँ, धनंजय पीरामल और तुम्हारे दोनों पापा ने मुझे कहा है कि तुम्हें अभी यहाँ पर रखना है। तुम्हें तो पता ही है ना आकाश के तुम्हारे दादाजी जिंदा है। इधर जैसे ही यहाँ पर कैलाश अधिकारी ने ये सब कहा तो आकाश गुलेरिया तो यहाँ पर अपनी फटी आंखों से बस कैलाश अधिकारी की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि उसे जैसे ही इस बात के बारे में पता चला उसके चेहरे पर यहाँ पर एक पूरी तरफ से एक शौक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई 440 वोट का एक झटका लगा हो। लेकिन आकाश इससे पहले कोई भी रिएक्ट करता कि तभी कैलाश अधिकारी अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, देखो, तुम्हारे दादाजी जिंदा हैं और वो तुम्हारी माँ को मारना चाहते हैं। वो तुम्हारी माँ के पीछे हाथ धोकर लगे हुए हैं। वो तो तुम्हारी माँ को भी अभी छिपा कर रखा गया है, और वो तो हमारी रानी साहिबा और तुम्हारी बहन आलिशा और उनके साथ करण गुलेरिया वहाँ पर थे, क्योंकि जिस समय वो तुम्हारी माँ तक पहुँच भी गए थे उस समय तुम्हारी बहन और करण गुलेरिया ने वहाँ पर उन्हें बचाया था। अगर उस समय वो दोनों समय पर वहाँ नहीं पहुँचते तो पता नहीं वहाँ पर क्या हो जाता। इधर कैलाश अधिकारी की ये बात सुनकर मानो
आकाश को एक जोर का झटका लगता है। उसके लिए ये पहला शौक था कि उसके दादाजी जिंदा हैं, और दूसरा शौक उसके लिए ये था कि आखिर अगर उसके दादाजी जिंदा है तो वो उसकी माँ को जान से क्यों मारना चाहते हैं। आखिर उसकी माँ यानी कि आयशा मारवा ने क्या किया है जो वो उसे मारना चाहते हैं। इधर यहाँ पर आकाश गुलेरिया अपने पास रखे हुए अब सोफे पर अचानक से सदमे में बैठ जाता है, क्योंकि उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर आकाश को ऐसे सदमे में देखकर अब कैलाश अधिकारी भी समझ गए थे कि उसे आकाश को ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि आकाश खुद एक बेटा है। वो जब अपनी माँ के बारे में, जो उसकी माँ को इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन क्योंकि आकाश बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, इसलिए कैलाश को भी ये सब कुछ उसे बताना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर आकाश जब सोफे पर बैठता है तो वो यहाँ पर कैलाश अधिकारी की तरफ देखता है और कहता है, पापा आलिशा ठीक है? आलिशा कैसी है? क्योंकि आपने अभी बताया ना कि आलिशा और पापा ने माँ को बचाया था, तो कहीं उसे चोट तो नहीं आई? आकाश की इस बात पर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, देखो आकाश, अभी मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। मैं बस तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अभी तुम बाहर बिल्कुल भी मत जाओ। ये वक्त तुम्हारे लिए मैं मानता हूँ बहुत ही इरिटेशन वाला है, लेकिन ये वक्त तुम्हारी माँ के लिए भी सही नहीं है। तुम यहाँ पर सेफ हो और तुम्हारी माँ वहाँ पर सेफ है। आकाश, अब देखो, तुम खुद इतने बच्चे नहीं हो, तुम सारी की सारी सिचुएशन को समझ सकते हो। जरा सोचो, अगर मल्होत्रा परिवार के लोगों को कल को पता चल गया कि अंजलि मल्होत्रा यानी कि तुम्हारी माँ इस वक्त रेखा मूर्ति के पैलेस में नहीं है, बल्कि इस वक्त वो राजीव गुलेरिया के साथ उसके पैलेस में रह रही है, तो सोचो, जब उन्हें ये सब पता चलेगा तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि उसके कैरेक्टर पर कितनी सारी उंगलियां उठ सकती है। क्योंकि ये बात तो पहले भी सभी जानते हैं कि राजीव गुलेरिया और अंजलि मल्होत्रा का रिश्ता कैसा था। ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी है ना। और अगर जब उन्हें पता चलेगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अंजलि राजीव के साथ ही रह रही है, तो तुम्हारी माँ के ऊपर कितनी उंगलियां उठ सकती हैं। लेकिन देखो, इतना सब कुछ उन्हें पता होने के बाद भी, इन सभी सिचुएशन का सामना करते हुए भी, वो तुम्हारी माँ राजीव के साथ रह रही है, ताकि तुम दोनों को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही ना। देखो आकाश, जब तुम्हारी माँ इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि उसकी कुर्बानी को व्यर्थ मत करो, क्योंकि तुम्हारी माँ बस तुम दोनों को बचाना चाहती है। अरे जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना, जो वो खुद ऐसा डिसीजन लिया हुआ है उन्होंने। तो इसलिए देखो, सारी बातें जरूरी नहीं है कि तुम्हें पता हो। मैं बस जो तुम्हें कहना चाहता था, आई थिंक तुम उस बात को समझ सकते हो। और यहाँ पर ये सब कहते हुए ही अब कैलाश अधिकारी अब उस रूम से बाहर निकल कर जाने लगते हैं, क्योंकि कैलाश अधिकारी को लगा कि अब वो आकाश को जितना कह सकते थे उन्होंने आकाश को उतना समझाने की कोशिश की है। अब बाकी सब कुछ आकाश के ऊपर है कि आखिर अब वो इन सब चीज़ों से क्या समझते हैं। वो अभी भी यहाँ पर रहना पसंद करेंगे या फिर वो यहाँ से जाना पसंद करेंगे। लेकिन हाँ, कैलाश अधिकारी ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि जब तक आकाश को यहाँ से भेजने का उसे आदेश नहीं मिल जाता, तब तक तो वो हर हाल में आकाश को यहाँ से जाने ही नहीं दे सकते थे। क्योंकि कैलाश अधिकारी बस अब हर हाल में अपनी बेटी के लिए आकाश को सुरक्षित चाहते थे। तो वहीं इधर कैलाश अधिकारी के जाने के बाद अब यहाँ पर आकाश के मन में यहाँ पर बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि कैलाश अधिकारी तो अपनी बातों को कहकर चले गए थे, लेकिन उनके साथ वो आकाश के मन में बहुत सारे सवाल छोड़कर चले गए थे। इधर आकाश गुलेरिया अपनी ही सोच में थे कि आखिर यहाँ पर कैलाश पापा उनसे क्या कह गए हैं। क्या सच में सब कुछ ऐसा है जो उन्हें कहकर वो गए हैं। इधर आकाश को इस तरह से इतना परेशान देखकर अब श्रेया उनके पास जाती है, क्योंकि श्रेया भी तब यहाँ पर मौजूद थी। अब वो समझ सकती थी कि इस समय आकाश के मन पर क्या बीत रही होगी। इसलिए श्रेया उसके पास जाकर अब आकाश के कंधे पर अब अपना हाथ रखते हुए कहती है, बी रिलैक्स आकाश, देखो शांत हो जाओ आकाश।
मैं मानती हूँ कि ये समय तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इधर श्रेया की ये बात सुनते ही भी यहाँ पर आकाश कहता है, क्यों क्यों श्रेया, मेरे अपने दादाजी मेरी माँ को क्यों मारना चाहते हैं? आखिर मेरी माँ ने क्या किया है जो वो उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं? और ये कहते हुए ही अब आकाश की आंखें एकदम से ही नम हो जाती हैं, क्योंकि ये उनके लिए सच में बहुत बड़ा शॉकिंग था। हालांकि उन्हें जब ये पता चला कि उसके दादाजी जिंदा है तो ये उनके लिए खुशखबरी हो सकती थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी माँ को मारना चाहते हैं तो उसके बाद तो यहाँ पर आकाश के यहाँ पर इमोशंस के मिले जुले भाव हो रहे थे। तो वहीं श्रेया अब आकाश को संभालने की कोशिश करती है। तो इधर एक तरफ जहाँ पर आकाश और श्रेया अब एक दूसरे के साथ थे, श्रेया आकाश को संभालने की कोशिश कर रही थी। तो इधर लंदन के पुरानी मार्केट में यहाँ पर भाग्यश्री कुछ पुराने हर्ब्स को लेने के लिए आई थी। तो वहीं एक तरफ जहां भाग्यश्री इस मार्केट में आई थी तो वहीं दूसरी तरफ से अरुण कोटी भास्कर भी आज इस मार्केट में यहाँ पर आए थे। उन्हें किंग से पता चला था कि यहाँ पर इस मार्केट में पुराने हर्ब्स मिलते हैं। उन्हें पता था कि अभी किंग की स्टैचू अभी राजमहल के काम में बिजी हैं और चिराग को इन सारे के सारे हर्ब्स की ज़रूरत है। तो क्योंकि इन्हें लाने के लिए कोई और किंग के पास नहीं था तो इधर अरुण कोटी भास्कर इन्हें परचेज करने के लिए यहाँ पर इसी मार्केट में आए हुए थे। अरुण कोटी भास्कर एक छोटी सी शॉप के पास खड़े कुछ खरीद रहे थे, क्योंकि ये यहाँ पर इस मार्केट को जानते थे, इसलिए ये भी यहाँ पर अपने कुछ लिस्ट बनाकर लाए थे और अब उसने उन्हें यहाँ पर शॉपकीपर को उस लिस्ट को दे दिया था। इधर उन्होंने जैसे ही शॉपकीपर को लिस्ट दी वो उनसे कहते हैं कि आपको ये सारी की सारी जड़ी बूटियाँ चाहिए। इस बात पर अब यहाँ पर अरुण कोटी भास्कर हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। तो वहीं वो शॉपकीपर भी अब उनसे उन लिस्ट को लेने के बाद अब यहाँ पर उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर एक पार्सल में वो सारे के सारे हर्ब्स को रख कर अब उन्हें दे देता है। तो वहीं अब उस पार्सल को लेने के बाद अब यहाँ पर अरुण कोटी भास्कर अब वहाँ से जाने ही वाले थे। वो इधर जैसे ही मुड़कर चलते हैं तभी उनकी टक्कर किसी के साथ हो जाती है। जैसे ही यहाँ पर किसी के साथ अब उनकी टक्कर होती है तो उन्होंने अपने हाथ में जो कैरी बैग लिया हुआ था वो कैरी बैग नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और वो इधर जैसे ही उनका बैग नीचे गिरता है तो अरुण कोटी भास्कर अब उन्हें सॉरी बोलकर अब अपना बैग नीचे ज़मीन से उठाने ही वाले थे कि तभी उनकी नज़र अब यहाँ पर अपने सामने बैठी हुई एक औरत की आंखों पर जाती है, क्योंकि इस औरत ने अपने चेहरे को कवर किया हुआ था लेकिन इसकी आंखें साफ साफ दिखाई दे रही थी। अरुण कोटी भास्कर जैसे ही अब इन आंखों की तरफ देखते हैं तो ये आंखें उसे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ये आंखें उसे बिल्कुल राजलक्ष्मी की तरह नजर आ रही थी। इधर उन आंखों को देखकर अब यहाँ पर अरुण कोटी भास्कर इससे पहले कि कोई भी रिएक्शन करते कि तभी वो औरत जल्दी से अब अपना पार्सल उठाती है, क्योंकि जब इन दोनों की टक्कर होती है तो उस औरत का भी पार्सल नीचे गिर गया था। इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो अरुण को पहचान जाती है, इसलिए वो औरत जल्दी से अपना पार्सल उठाकर वहां से भागने लगती है ताकि अरुण को इस पर किसी भी तरह का कोई भी संदेह ना हो। और वो यहाँ अपने ही शौक इधर अरुण यहाँ पर बैठे हुए अपने ही शौक में थे। उनके मन में भी यहाँ पर अचानक से एक बात आती है, क्या ये भाग्यश्री थी, क्योंकि ये आंखें बिल्कुल राजलक्ष्मी के जैसी थी और राजलक्ष्मी तो अभी यहाँ पर नहीं हो सकती। तो क्या जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये सच में भाग्यश्री थी? अगर ये भाग्यश्री थी और ये अगर जिंदा है तो इसका मतलब फिर ये है कि वो भी जिंदा ही होगी, क्योंकि अगर भाग्यश्री जिंदा हो सकती है तो डेफिनेटली मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो जरूर जिंदा है। ये सोचकर ही अब यहाँ पर अरुण कोटी भास्कर जल्दी से अपने पार्सल को नीचे से उठाकर वो भी उस औरत के पीछे ही भागने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी जल्द से जल्द बस यहाँ पर ये पता लगाना था कि क्या वो जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं। इधर कुछ देर तक अब यहाँ पर उस औरत का पीछा करने के बाद अब उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये औरत बड़ी ही चालाकी के साथ अब यहाँ पर अरुण को चकमा देकर अब वहाँ से भाग चुकी थी। जब यहाँ पर अरुण कोटी भास्कर को वहाँ पर कोई नहीं दिखता तो वो अपने मन में ही सोचते हैं हो ना हो वो जरूर भाग्यश्री ही थी और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो यहाँ पर लंदन में ही है।
हमारे लिए वो उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो लंदन में है तो हम उसे ईजिली ढूंढ सकते हैं। और यही सब सोचकर अब वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और इधर अपनी गाड़ी को वो लंदन की सड़कों पर दौड़ाने लगते हैं।